हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल @play way learn। बच्चों, आज हम क्लास 5 का 4 चैप्टर हिंदी में कौन सा है, नन्ना फनकार, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले तो नन्ना का मीनिंग जान लो। नन्ना क्या होता है आपका छोटा सा, और फनकार होता है आपका जो कलाकार होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं आप, फनकार बोलते हैं। एक लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया था। एक कोई लड़का था, वो क्या बैठ गया था, एक चौकोर सा लाल पत्थर उसने लिया था, उसके पास बैठ गया था। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। बुदबुदाई होता है धीरे से बोली, मतलब वो प्रार्थना धीरे से क्या करने लग गया, बोलने लग गया। और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया, और अपना छेनी हथौड़ा लिया और अपने काम करने में लग गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। उकेरना होता है मतलब उस पर वो क्या कर रहा था, अच्छे से जो निखर कर आती है चीज, वैसे बना रहा था कोई चीज उस पर। उसमें पत्थर में किसकी चीजें बना रहा था, घंटियों की कतारें, कतारें मतलब लाइनें, और क्या कर रहा था, कड़ियां उकेर रहा था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने शुरू कर दी। नक्काशी मतलब उसका चित्र बनाना शुरू कर दिया। हथौड़े के बार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती। तो जो पत्थर होता वो थोड़ा थोड़ा क्या होता, उसमें से निकलता, और वह आंखें सिकोड़ लेता। क्योंकि अगर वो आंखें नहीं सिकोड़ता तो उसकी क्या हो जाता, आंखों में वो क्या चले जाता, पत्थर के जो कण होते हैं छोटे छोटे, वो उसकी आंखों में चले जाते, इसलिए वो आंखें सिकोड़ मतलब छोटी छोटी आंखें कर लेता था। साथ साथ धीमी आवाज में कुछ गुनगुनाने भी लगता, और धीरे धीरे क्या करता, अपनी धीमी धीमी मतलब बिल्कुल हल्की हल्की आवाज में कुछ गाता रहता, गुनगुनाता रहता। उसके चारों ओर दूसरे संगत रास भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। संगत रास हो जाते हैं आपके, जो साथ में रहकर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो जो उसके चारों ओर, चारों साइड जो ऐसे लोग भी थे जो उसके साथ में रहकर अपने अपने काम करते थे, उसमें डूबे रहते थे अपने अपने काम में। केशव 10 साल का था। केशव सिर्फ कितने साल का था, ये 10 साल का था, और अभी अपना काम सीख रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था, उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज्यादा क्या था, उसके लिए मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, मतलब उसके ऊपर क्या अच्छे से कर पाएगा। ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। जो उसके पिता थे वो भी क्या करते थे, वही काम करते थे जो क्या करता है, केशव करता है। परंतु उसके पिता जो थे बहुत अच्छे क्या थे, आर्टिस्ट, कलाकार थे। ठीक है। तो कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। कहाँ का था वैसे, वो गुजरात का था। पर क्या हुआ था, उसके जन्म से पहले ही उसके मम्मी पापा कहाँ पे आ गए थे, आगरा में आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे, और केशव के पिता को यही काम मिल गया था। केशव का जन्म भी, जो बादशाह थे उस टाइम, कौन, अकबर, तो वो क्या कर रहे थे, अपने एक किले का काम बना रहे थे। तो जो केशव के पिता थे उनको वहीं पर काम मिल गया था, और केशव का जन्म भी क्या हुआ था, आगरे में ही हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था केशव का जन्म, आगरा में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव का तो कभी मौका ही नहीं मिला। पुश्तैनी होता है बच्चों, जो क्या होता है, हमारे पूर्वजों से हमें मिली होती है जमीन। ठीक है, क्या होता है, जो हमारे पूर्वजों का होता है उसको क्या बोलते हैं, पूर्वजों, जैसे जो आपके दादा दादी होंगे उनका। ठीक है, तो वो हो गया आपका पुश्तैनी, मतलब खानदानी। ठीक है, तो उसको खानदानी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियों और अब सिकरी, बस यही उसका क्या था, घर था।
चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़ खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी, इसलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गया। मतलब एकदम क्या हो गया, हैरान हो गया। माशा अल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर है। माशा अल्लाह मतलब उसने अपने भगवान को याद किया और कहा कि जो इंसान उसके सामने आकर खड़ा हो गया कि ये घंटियां तो बहुत सुंदर है, तुमने खुद बनाई है। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई है, क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा हूँ? तो उसने क्या बोल दिया कि जैसे मैं नक्काशी कर रहा हूँ पत्थरों पर के, तो क्या मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तलखी से जवाब दिया। तलखी क्या होता है? मतलब ऐसे गुस्से से थोड़ा सा, ठीक है। दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना, वह आदमी हंसते हुए बोला। मुझे दिख तो रहा है परंतु तुम क्या हो, बहुत छोटे हो। इसलिए उसने क्या कर दिया, उससे लड़के से किससे, केशव से पूछ लिया। मैं 10 साल का हूँ। केशव ने क्या बोला, मैं कितने साल का हूँ? 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर, कद मझौला था। वह सफेद अंगरखा और पजामा पहने हुए था। क्या थी उसकी उम्र? लगभग 30 वर्ष के ऊपर थी, ठीक है। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला को और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों में ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूंछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व को मुआयना कर रहा था। मुआयना मतलब अच्छे से देख रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। यह कोई और नहीं, महल का पहरेदार था। कौन था वह? महल का पहरेदार था। पहरेदार कौन होता है? जो पहरा देता है, ठीक है। महल की क्या करता है? रखवाली करता है, पहरा देता है वहां पर। वो कौन हो जाता है? आपका पहरेदार होता है। हजूर माफ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचंक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ, खड़ा हो। हजूरे अला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने? झुककर सलाम करे ना। तो जो पहरेदार आया उसने क्या किया, बोला किसको? केशव को, कि तुम इसको ऐसे इनके सामने क्यों बैठे हो? जो इनके सामने की जरूरत होता है आपका हिम्मत, इनके सामने की तुम्हारी बैठने की हिम्मत कैसे हुई? अब केशव का माथा ठनका मतलब अब उसने थोड़ा सा सोचा कि वह कौन होगा। उसे कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी और हाथ से छूटकर नीचे गिरी और तब वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अब वो क्या हो गया? उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाजी भली ना लगी। उसको अच्छा ना लगा कि उसने क्या किया, उसको मतलब बीच में दखल दे दिया। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा। तो खींचकर क्या होता है आपका? खींचकर होता है आपके तंग होकर, मतलब उससे परेशान होकर उसको क्या बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है सिपाही ने क्या बोला कि ठीक है मैं चला जाता हूँ, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया मगर केशव असमंजस में था। असमंजस मतलब उसको पता नहीं चल रहा था क्लियर से कि क्या हो रहा है, कि उसे क्या करना चाहिए। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म से इंतजार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था, क्योंकि जब उसने अचानक से उसको देख लिया तो धक धक तो करता है, डर सा गया था वो।
हाँ, पर अब वो डरा हुआ नहीं था। अब वो डरना उसने बंद कर दिया, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वह तो उसको प्यार से देख रहा था। अगर वो गुस्से से देखता तो वो फिर डर जाता, परंतु अकबर तो उसको क्या कर रहे थे, प्यार से देख रहे थे। तुम्हारा क्या नाम है? अकबर ने नरम आवाज से पूछा। तो केशव, उसने नपातुला जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? किसने पूछा ये? जो महाराजा क्या थे, अकबर थे। उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव दौड़ाया, मतलब फटाफट आ गया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में बड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है? केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर को देखा। संदेह होता है मतलब जो उसके ऊपर, जिसके ऊपर हमें विश्वास नहीं होता, ठीक है, तो वैसी सी नजरों से देखा। हजूर, क्या आप यह सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं। केशव सक पका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ठीक नहीं लगता, उसने कुछ अनमने भाव से कहा। तो उसको ऐसा लगा कि ये तो इतना बड़ा बादशाह, तो ये कैसे पत्थर के ऊपर क्या करेगा, नक्काशी करेगा, है ना, कैसे उसको तरासेगा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उसे छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे ही केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर क्या करना शुरू कर दी, लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। अरे नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें, वरना किरचें उड़कर आंखों में क्या होगी, चली जाएगी। मतलब वो उसकी छोटी छोटी किंकरी जैसी होती है ना पत्थर की, वो क्या हो जाएगी, आंखों में चली जाएगी। अकबर मुस्कुराए। जी हजूर, अकबर ने हंसकर कहा, जी हजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा वह व्यक्ति हिंदुस्तान का क्या है, बादशाह है। अकबर को क्या बोलते थे, हिंदुस्तान का बादशाह बोलते थे। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह ने से जरा सी भी चूक हो जाने पर वो फौरन उनकी त्योरियां चढ़ जाती। ठीक है, अब त्योरियां मतलब जैसे वो ऐसे गुस्से से जो है वो अपने माथे पर क्या डाल देता था, त्योरियां डाल देता था। ठीक है, काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता, मतलब सिर हिलाता वो। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतरास उन्हें क्या कर रहे थे, बड़े कौतूहल से देख रहे थे। कौतूहल होता है मतलब बड़े गंभीर से देख रहे थे। ठीक है, सारे जो जितने भी संगतकार थे वो सारे वहां पर क्या हो रहे थे, उनको देख रहे थे। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा, बल्कि अपनी तरफ से उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिजाइन ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा में आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत
के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतरास, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार भी कहीं सभी वहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा, वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ जरूर काम करना चाहूँगा। वो क्या करने लग गया कि हाँ ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे, तो उसने बोला कि मैं वहाँ जरूर काम करूँगा। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं जरूर आऊंगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगत रासों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी। केशव बहुत थका था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा कि एक दिन मैं बहुत बड़ा क्या बनूंगा, कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही क्या है, नेक इंसान है। नेक मतलब बहुत ही अच्छे इंसान है। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सिकरी में यह शहर क्यों बना रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया। हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सिकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे बहुत क्या थे, हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सिकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन संतानें होंगी। शहजादा सलीम, मुराद, दनियाल, केशव के चखते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान से सिकरी में नगर बसाने का फैसला किया। केशव ने कहा, अच्छा अब समझ में आया, इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम क्या रखा था, सलीम रखा था। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उन्नीदी आवाजों में बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा जो था वो क्या हो गया था, सो गया था। तो ये क्या है, एक स्टोरी है आपको किसके बारे में बताई हुई है, नन्हा फनकार। नन्हा फनकार मतलब छोटा सा क्या था, आपका एक कारीगर था, और वो क्या कर रहा था, अपनी कारीगिरी बहुत अच्छे से क्या करता था, अपनी कारीगिरी करता था, जिसका नाम क्या था आपके का, नन्हे फनकार का नाम क्या था, केशव था। क्या था, केशव था। ठीक है, और वो सिर्फ 10 साल का था केशव, जब वो पत्थर पर क्या करने लग गया था, छेनी हथौड़ी से नक्काशी का काम करने लग गया था, है ना। तो और जो अकबर थे वो भी उसके काम से क्या हुए थे, बहुत खुश हुए थे, और इसीलिए उन्होंने बोला था कि क्या करोगे तुम बड़े होकर, एक बहुत अच्छे क्या बनोगे, फनकार बनोगे। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर। अब जो क्वेश्चन आंसर है इसके वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।